तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आपका एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको सवालों के जवाब खुद से देने हैं और आपको गिनती करना है। आपको यह बताना है कि आपके कितने सवाल हल हो पाते हैं। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की हुई है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप लोग तैयारी को तो छोड़ नहीं दी है। देखिए, ऐसी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, तैयारी को आप अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर आप अपनी तैयारी को रोक देते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो तैयारी करता है, वो आपसे आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक सीट हर हाल में लेना है, तो एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कंपटीशन का लेवल है, दौर है, इसलिए आपको जो है मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना है। तो चलिए फिर टाइम को ना गवाते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिएगा, पहला सवाल है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। देखिए, इंडिपेंडेंस क्या है, तो पत्रिका है। इसका प्रकाशन किसने किया। एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, या गांधी जी, या मार्टिन लूथर। तो देखिए, इंडिपेंडेंस जो पत्रिका है मोतीलाल नेहरू की है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की दो पत्रिकाओं के बारे में। तो इन्होंने दो पत्रिकाएं लिखी थी। एक का नाम है न्यू इंडिया, क्या नाम है, न्यू इंडिया, और जो दूसरी पत्रिका है उसका नाम है कॉमनवेल्थ, क्या नाम है, कॉमनवेल्थ। ठीक है, इस प्रकार से जो दो पत्रिकाएं हैं वो किनकी हैं, तो ये एनी बेसेंट की है। वहीं गांधी जी की हम लोग चार पत्रिकाओं की बात करें तो उनकी पहली पत्रिका यंग इंडिया, क्या नाम है, यंग इंडिया, ध्यान रखेंगे। दूसरा नवजीवन, नवजीवन, और तीसरा क्या है, तो इंडियन ओपिनियन, और चौथा है हरिजन, क्या नाम है, हरिजन। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं, एक न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। महात्मा गांधी की चार पत्रिकाएं, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। चलिए अगला सवाल है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, या इटली। तो लुई फिलिप कहाँ का शासक था। जी हाँ, बिल्कुल, लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक था। बिल्कुल, यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यानी बुर्बो वंश के जो राजा थे लुई 16वां, और लुई 16वां के बाद वहाँ का राजगद्दी कौन संभाला था, तो लुई 16वां के बाद आया था लुई फिलिप। और लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का था। और ये किस वंश का था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो लुई फिलिप का जो वंश है उसका नाम है अर्लियंस वंश, क्या नाम था, अर्लियंस, अर्लियंस वंश, इस वंश का ये शासक था। तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई। 1975, 1978, 1980 या 1985। तो देखिए, महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल 1975 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद से हर साल 8 मार्च को, कब, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता ही होगा, ध्यान रखेंगे। चौथा सवाल है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। 1995, 1996, 1998, 1999। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना ही हुआ था 1995 में, और तभी से भारत इसका सदस्य है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ ले विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे जेनेवा, कहाँ है, जेनेवा में है। अगला सवाल है 5 नंबर में, निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या इंडियन बैंक। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ देखें तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से पंजाब नेशनल बैंक जो है, इन सब में से सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। छठा सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, या गुजरात। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। बिल्कुल, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। केरल में क्या है, तो केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। वहीं आपको गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से आप इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। देखिए, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ
सवालों के जवाबों को टिक करते हुए नहीं जाना, बल्कि उससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी लेते हुए भी चलनी है, ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई भी सवाल छूटे ना हमसे। देखिए सवाल है, इनमें कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान या इनमें सभी? तो देखिए मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण के लिए केवल एक ही कारक नहीं होता, इसके कई सारे कारक हो सकते हैं। जैसे जलवायु में परिवर्तन होना हो गया, जलवायु में क्या होता है, कभी ठंड होता है, कभी गर्मी होता है, तो इससे जो मिट्टी है, जो चट्टान है, वो क्या होता है, फैलता है और सिकुड़ता है। इसी क्रम में फैलने और सिकुड़ने के क्रम में क्या होता है, तो चट्टानें टूटती है और मृदा का निर्माण होता है। वहीं वनस्पति भी इसका कारण है, चट्टान भी है, तो इनमें सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 8 नंबर में, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज, मजदूरी, लाभ या लगान? देखिए पारिश्रमिक का मतलब होता है कि भूमि के बदले में जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या ब्याज कहेंगे या मजदूरी या लाभ या लगान? तो देखिए भूमि के बदले में जो कुछ भी मिलता है, जो राशि, उसे हम लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? लगान कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे सवाल आपको पूछा जाता है कि श्रम का पारिश्रमिक क्या है? ठीक है, श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो श्रम का आपको ध्यान रखना है, मजदूरी है। क्या है? मजदूरी है। जब भी आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। 9 नंबर सवाल है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? तो देखिए देश की सीमा के अंदर जितनी भी चीज़ें निर्यात होती है, आयात होती है, उनके बाद जितनी भी चीज़ें बचती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जीडीपी से मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। 10वां सवाल है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय समिति या योजना आयोग? तो प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया गठन किसका? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। बिल्कुल ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्य की अगर बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है सांख्यिकी संबंधित डाटा को क्या करना, तो इन डाटा को इकट्ठा करना। जितने भी डाटा हैं उन सारी डाटाओं को इकट्ठा करने का काम है केंद्र सांख्यिकी संगठन का काम। ठीक है। और इसी का काम क्या है? केंद्र सांख्यिकी संगठन का ही काम है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाना। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की ही द्वारा इसका आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। अगला है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? रुपया किसके? भारत में तो है, तो सबको पता है, नेपाल में भी है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी। ध्यान रखेंगे तीनों देश जो है यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वां है, निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान या इनमें सभी? देखिए पूंजी बाजार के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभूति बाजार आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है 13 नंबर में, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? 1990, 1991, 1995 या 2001? देखिए एलपीजी नीति का मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे एलपीजी गैस है जो आप लोग घर में जलाते हैं, वो एलपीजी गैस नहीं समझिएगा। यहाँ पे एलपीजी का मतलब होता है एल फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी फॉर होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। ये तीनों चीज़ों को मिला करके शॉर्ट में एलपीजी बोला जाता है। और भारत ने एलपीजी नीति अपनाई थी 1991 ईस्वी में। बिल्कुल जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर में, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? चलिए आप ही लोग इस सवाल का सही आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे इस सवाल में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि खनन है, खनन किससे संबंधित होगा? उद्योग से संबंधित होगा, तो द्वितीय क्षेत्र को टिक करके आ जाते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र को टिक करके आते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो खनन है, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है यानी कृषि क्षेत्र में आता है। बिल्कुल ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल है, इनमें से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? पूंजी का निर्माण करना क्या? उपभोग करेंगे, उपभोग का मतलब होता है खर्च, तो हम तो खर्च करेंगे तो इससे पूंजी का निर्माण होगा नहीं, तो ये तो गलत ऑप्शन है। बिल्कुल ये जो है ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। विनिमय का मतलब होता है पैसे का आदान प्रदान करना, इससे भी पूंजी का निर्माण तो होगा नहीं। विनियोग से भी नहीं होगा। बचत,
देखिए जब भी हम लोग बचत करते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं, तो बचा के इसे क्या करते हैं, निवेश करते हैं कहीं ना कहीं, और निवेश करते हैं तो निवेश करने से पूंजी का निर्माण होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए सबसे पहला जो मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी किया गया था कब? तो 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। और किसकी सरकार ने जारी किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नंगल बांध? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड बांध, और यह है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगला है 18 नंबर में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर या कटिहार? तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है ये भागलपुर में है। बिल्कुल जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे बरौनी में भी जो है वो ताप विद्युत केंद्र है। तो इसका बरौनी में है, तो ये बरौनी कहाँ आता है? तो बेगूसराय जिले में आता है। कहाँ आता है? बेगूसराय जिले में आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए 19 नंबर सवाल है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? तो देखिए भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप जब भी होता है तो उसमें 4 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। एक होता है पी तरंग, एस तरंग, टी तरंग और एल तरंग। ये 4 प्रकार की तरंगें निकलती है। पी फॉर होता है प्राइमरी तरंग, यानी जिस तरंग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वो प्राइमरी तरंग। इस तरह से इसकी स्पीड जो कम होती है उससे इसकी स्पीड कम होती है, और लास्ट में जो है एल तरंग है इसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो जिसकी स्पीड सबसे कम होती है उसका जो है विनाशकारी वो सबसे अधिक होता है। जो सबसे कम स्पीड वाली तरंगें होती हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एल तरंगें हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918 या 1914? तो देखिए सहकारिता को जब प्रांतों को हस्तांतरित किया गया था तो कब किया गया था? 1919 में किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे बड़ा जो है अग्रणी है वो उड़ीसा है। ठीक है। वहीं भारत जो है वो विश्व में मैग्नीज के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर आता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है 22 नंबर में, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस या इनमें सभी? देखिए लौह अयस्क में कौन कौन है? तो लिग्नाइट भी लौह अयस्क है, हेमेटाइट भी है, लौह अयस्क बोला है तो लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, ये नहीं होगा। हेमेटाइट लौह अयस्क बिल्कुल सही हो जाएगा। बिटुमिनस भी जो है ये कोयले का प्रकार है, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर में, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? महानदी, सतलज, गोदावरी या कृष्णा? देखिए भाखड़ा नंगल जो परियोजना है यह सतलज नदी पर है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि ये किस राज्य में है तो भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 24 नंबर सवाल में है, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी प्रयास से यानी जो खुद के देश के द्वारा बनाया गया है, किसी भी देश की सहायता नहीं ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ये जो है पूर्णतः स्वदेशी प्रयासों से बनाया गया है। और कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। चलिए ये जो तारापुर आप देख रहे हैं, तारापुर जो है एशिया का सबसे पहला क्या है? तो परमाणु विद्युत केंद्र है। एशिया का सबसे पहला है तारापुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा भी है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहीं नरोड़ा जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है 25 नंबर में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र या ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है
वो है ताप विद्युत ऊर्जा, यानी ताप के माध्यम, सॉरी भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। बिल्कुल जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। भूमि के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे जब पानी संपर्क में आता है तो पानी वाष्प बन करके निकलता है, और इसे ही हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और इसका प्रयोग करके क्या किया जाता है? तो मणिकरण में इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? बोकारो, राउरकेला, सेलम या दुर्गापुर? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था दुर्गापुर। जी हाँ, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोकारो को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये रूस की सहायता से। वहीं आपका जो राउरकेला है इसे जर्मनी की सहायता से, किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी? देखिए यार, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? तो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जो ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यह जो है क्षेत्रीय पार्टी है। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो देखिए, समाजवादी का जो है वो है क्या? साइकिल। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप है। वहीं आपका लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? देखिए, नर्मदा नदी जो है ये कहाँ फैली हुई है, आप ये जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो परियोजनाएं हैं कहाँ पे है। देखिए, बिहार से तो नर्मदा का कोई संबंध है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल भी काफ़ी ज़्यादा उधर उत्तर भारत में आ जाता है, तो इससे भी कोई संबंध है नहीं। बाकी बच गया आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो ये दक्षिण भारत में चला गया, लेकिन ये भी जो है आंसर नहीं है। आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्योंकि जो आपका नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश से होते हुए बहती है महाराष्ट्र तक। ठीक है, गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा है, तो इस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत या मोरारजी देसाई? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा? देखिए, जो लेटराइट मृदा होती है ये पाया जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है और वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी जगहों में क्या होता है, मिट्टी का जो ह्यूमस है वो बह के चला जाता है और इसमें जो है धातु की मात्राएं बच जाती है, जिसके कारण ये मिट्टी जो है अनुर्वर हो जाती है। तो इसे लेटराइट मृदा कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में काजू की खेती की जाती है, कहवा की खेती की जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला है 32 नंबर में, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या पंजाब? तो रेगुर मृदा को क्या बोला जाता है? काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, काली मृदा जो है ये रेगुर मृदा का दूसरा नाम है, काली मृदा। और काली मृदा सबसे ज़्यादा जो है विस्तार ये महाराष्ट्र में है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात या त्रिपुरा? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया। 34 नंबर सवाल में है, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गहन कृषि, रोपण कृषि, जैविक कृषि या झूम कृषि? तो देखिए, झूम कृषि का ही नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। इसमें क्या किया जाता है, तो जंगलों को काट करके जला दिया जाता है। जलाने के बाद उनका जो भी अपशिष्ट बचता है उसे छिड़क करके जमीन में बीज बो दिया जाता है, और इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे कर्तन एवं दहन कहते हैं। चूँकि इसमें आग लगा दिया जाता है तो इसलिए दहन कृषि कहा जाता है, और इसका नाम है झूम कृषि। अगला 35 नंबर में, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है?
गेहूं, चावल, दलहन या कपास। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उसमें चावल की खेती होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर में, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई, मथुरा, बरौनी या जामनगर। तो देखिए डिगबोई जो असम में है ये भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कांडला या मुंबई। तो दीनदयाल बंदरगाह किया गया है कांडला को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। मंगलोर बंदरगाह का क्या नाम है? तो इसका नाम है मंगलोर जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मुंबई में मुंबई बंदरगाह है और नाहवा शेवा भी है, ठीक है। तूतीकोरिन जो है आपका ये तमिलनाडु में है। 38 नंबर सवाल में है, ये सवाल है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? पटना, नोएडा, फड़क्का या कोलकाता। तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है नोएडा में, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 39 नंबर में, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या चीन। तो सबसे पहला जो समाजवादी देश है वो रूस है। रूस की क्रांति के बाद यहाँ समाजवाद का स्थापना हुआ था, और समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला है 40 नंबर में, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी, सांगपो नदी, यांगजी नदी या मानस नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जो है जमुना यहाँ पे बांग्लादेश में कहलाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को ही। तो इस प्रकार से नदी एक है लेकिन नाम अलग अलग है स्थान के हिसाब से। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोज़ और भी चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, आप उन्हें भी देखकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह के सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।